वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई तेलुगु प्लस तमिल मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नेने ना। जिसका मतलब है क्या मैं ही हूँ। तमिल में ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई। तमिल में इस मूवी का नाम है सूरपनखै। मतलब एक ही वक्त इस मूवी को तमिल प्लस तेलुगु में शूट किया गया था। इस मूवी में रेजिना लीडिंग रोल पर है। उसी तरह एक हिस्टोरिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक फॉरेन बंदा ट्रैकिंग करने के लिए एक जंगल में आता है। गाड़ी को साइड में रखकर जब ये बंदा जंगल के अंदर जाने लगता है, तभी कोई अनजान बंदा इस बंदे को खींचने लगता है और इसी तरह इस फॉरेन बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है। यह फॉरेन बंदा आसपास देखने लगता है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। इस जंगल में इसके अलावा कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते ये जिस जगह पर खड़ा रहता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आने लगता है। मतलब हवा इसके आसपास जबरदस्त तरीके से गोल गोल घूमने लगती है। इसी हवा की फोर्स की वजह से ये फॉरेन बंदा उसी जमीन के अंदर धंसने लगता है, जिसकी वजह से इस बंदे की मौत हो जाती है। खैर दूसरे सीन में कुछ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले किसी जगह पर खुदाई करते रहते हैं। इसी में हमारी हीरोइन होती है जिसका नाम होता है दिव्या। वहीं पर दिव्या का भाई भी होता है सतीश। खुदाई करते समय इन दोनों को एक बहुत ही पुरानी मूर्ति नजर आने लगती है। जब इसकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर दिव्या का बॉस आता है। दिव्या को साइड में बुलाकर कहने लगता है, डीएसपी ने मुझे कॉल किया, उनको किसी केस में हमारी मदद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम डीएसपी के पास जाओ, देखो उनकी प्रॉब्लम क्या है, केस क्या है। सो दिव्या उसी तरह से डीएसपी के पास जाने पर डीएसपी जो हुआ वो बताने लगता है कि 4 दिन पहले यहाँ पर एक फॉरेन बंदा आया ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन अब वो मिसिंग है। एमबीसी से हमको बहुत प्रेशर होने लगा। क्राइम सीन देखकर हमको ये बात पता चली कि किसी ने उस बंदे को घसीटते हुए ले गया, लेकिन वहाँ पर उस बंदे के अलावा किसी के भी फुटप्रिंट्स मौजूद नहीं। क्राइम स्पॉट पर सिर्फ उसी बंदे के ब्लड सैंपल्स पाए गए। दिव्या पूछने लगती है, तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। डीएसपी कहने लगता है कि हमको ये बात पता चली कि उस जंगल में एक बहुत ही पुराना दलदल था। अब आप वहाँ पर जाकर उस दलदल की टेस्टिंग करके ये बताइए क्या वो दलदल एक्टिव में है या नहीं, क्या उसकी खुदाई कर सकते हैं या नहीं। दूसरे सीन में राजा नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद राजा के पास दिव्या और एक और पुलिस वाला आते हैं, मतलब क्राइम स्पॉट पर जाने के लिए। जब राजा दिव्या को देखता है तो ये फ्लैट हो जाता है। पहली मुलाकात से ही फ्लर्टिंग करनी स्टार्ट करता है। इस तरह से राजा अपनी लूना बाइक में दिव्या को उस क्राइम स्पॉट पर लाता है। यहाँ आने के बाद जब दिव्या उस मिट्टी की इंस्पेक्शन कर रही होती है, तो पीछे से राजा डांस करते रहता है। बहुत खुश होने लगता है कि इसकी जिंदगी में एक लड़की आई, वरना इसकी सारी जिंदगी जंगल में ही गुजर रही थी। खैर थोड़ा बहुत टेस्टिंग करने के बाद राजा से कहने लगती है कि कल यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाकर खुदाई करिए, फिलहाल तो ये मिट्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यह होने के बाद दिव्या उस एरिया के एक म्यूजियम पर जाती है और एक्चुअली इस म्यूजियम को बहुत ही कम लोग विजिट करते रहते हैं। वहाँ का एक बंदा दिव्या को इस म्यूजियम के बारे में कुछ डिटेल्स बताते रहता है। इसी दरमियान में दिव्या को एक लोहे का बड़ा सा बक्सा नजर आता है। म्यूजियम वाला बंदा कहने लगता है कि इसका नाम है आयरन मेडन डिवाइस। पुराने जमाने में जो कोई भी गलती करता, आज ये पनिशमेंट के तौर पर उस बंदे को इस बक्से में डाल देते और इस लोहे के बक्से में चारों तरफ कीलें लगी होती है। बेचारा तड़प के मारे मर जाता है। खैर दूसरे दिन दिव्या के बताए हुए तरीके पर वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने पर इन लोगों को एक खोपड़ी नजर आती है। दिव्या फटाफट से गड्ढे के अंदर उतरकर हल्के से इसकी खुदाई करने लगती है, तो देखती है कि ये सारा का सारा स्केलेटन है। अब वो फॉरेन बंदा मिस हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए होते हैं, इतना जल्दी बॉडी डिकम्पोज कैसा हो सकती है। दिव्या राजा से कहने लगती है कि कुछ मिट्टियों के अंदर एक अजीब के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, अगर वो होंगे तो डेड बॉडी बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। उसके बाद दिव्या डीएसपी के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि मुझे उस गड्ढे में एक स्केलेटन मिला और ज्यादा टेस्टिंग के लिए मैंने उसको लैब पर भेजा है। तो लैब में इस स्केलेटन की अच्छे से इंस्पेक्शन की जाती है, तो ये बात पता चलती है कि स्केलेटन मेल का नहीं बल्कि फीमेल का है, और वो भी बहुत ही पुराना स्केलेटन है। ये फॉरेंसिक वाले बंदे स्केलेटन की मदद से इसका चेहरा रिमॉडल करने की कोशिश करने लगते हैं। जब चेहरा डेवलप हो जाता है, वो चेहरा देखकर फॉरेंसिक वाला बंदा शॉक में रह जाता है। खैर उसी रात राजा कुछ काम से डीएसपी के घर आता है, तो ये देखता है कि एक लड़की बहुत ही सज धज कर डीएसपी के घर में जा रही होती है। इसी राज को फाइंड आउट करने के लिए राजा फटाफट से डीएसपी के घर जाता है। कहने लगता है, अरे सर आप तो इस उम्र में भी बहुत रोमांटिक निकले, मैं तो आपको कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन डीएसपी को राजा की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। थोड़ी देर के बाद इस घर की पावर ऑफ हो जाती है। उसी अंधेरे में इन दोनों के सामने
दिव्या आती है और वो भी सज धज कर। उसी अंधेरे में उसी घर में इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगती है। बेचारा राजा और वो डीएसपी डर के मारे अपने घर से बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी दिव्या नहीं छोड़ती और वो भी बहुत ही पुरानी लैंग्वेज में इन दोनों से कहने लगती है कि उस गड्ढे की तरफ चलो। लेकिन राजा और वो डीएसपी उस गड्ढे की तरफ जाने के बजाय पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं डर के मारे। लेकिन तभी इन दोनों के पास दोबारा दिव्या आ जाती है। दोबारा इन दोनों को डरा धमकाते हुए उस जगह पर जाने के लिए कहती है। अब इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से ये दोनों उस गड्ढे के पास आते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इन दोनों से पहले ऑलरेडी दिव्या यहाँ पर आ चुकी होती है। राजा को देखकर कहने लगती है कि सुबह में कैसे तुम मेरे पीछे डांस कर रहे थे, एक बार करके दिखाओ। तो राजा बेचारा उस डांस स्टेप को याद करके वही स्टेप करने लगता है और दिव्या ऐसे ही करते रहने के लिए कहती है। सो देखते ही देखते दिव्या इसी गड्ढे के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब राजा उस गड्ढे के पास जाता है तो उस गड्ढे के अंदर दिव्या मौजूद नहीं होती। थोड़ी देर के बाद दिव्या उस डीएसपी को खींचते हुए कहीं पर ले जाने लगती है। इसको बहुत मारने पीटने लगती है। अब बेचारा राजा भी डीएसपी को बचा नहीं पाता। बहुत पिटाई करने के बाद दिव्या जमीन के अंदर से एक बहुत ही पुराना भाला उठाती है और फटाक से उस डीएसपी की तरफ फेंकने की वजह से वो डीएसपी मर जाता है। डीएसपी को मारने के बाद दिव्या क्लैप्स मारते हुए बहुत खुश होने लगती है। राजा को भी तालियां बजाने के लिए कहती है। बाद में ये भी कहने लगती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी मत बताना। उसके बाद दिव्या राजा की गाड़ी में बैठने की वजह से राजा धक्का देते हुए अपनी गाड़ी को अपने घर की तरफ ले जाने लगता है दिव्या से बातें करते हुए। लेकिन कुछ समय बाद पीछे देखने पर दिव्या इसकी गाड़ी में मौजूद नहीं होती। बेचारा राजा डर के मारे वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरे दिन फॉरेंसिक वाला वो बंदा दिव्या को अपने लैब बुलाकर उस स्केलेटन का फेस मॉडल दिखाने लगता है। दिव्या कहने लगती है, अरे सर ये क्या आपने मेरा ही चेहरा ड्रॉ किया। फॉरेंसिक वाला कहने लगता है, हम भी ये चीज देखकर शॉक में है दिव्या, इतनी पुरानी स्केलेटन तुम्हारे चेहरे से कैसे मैच कर सकती है। दिव्या पूछने लगती है, इसका मतलब क्या मैंने दोबारा पुनर्जन्म लिया। सो किसी को भी समझ में नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ क्राइम स्पॉट पर पुलिस वाले फॉरेंसिक वाले पहुंच जाते हैं जहां पर उस डीएसपी की हत्या हुई। फॉरेंसिक वाला डीआईजी से यही कहने लगता है कि सर हत्या इसी भाला से हुई और ये भाला तकरीबन 40 केजी के आसपास होगा और इस भाला के ऊपर एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। ये सुनने के बाद डीआईजी शॉक में रह जाता है कि एक लड़की इतना बड़ा वेट कैसे उठा सकती है और वो भी डीएसपी को मारने के लिए। अब वहीं पर राजा भी होता है, कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अगर ये अपना मुंह खोलेगा तो ये फंसेगा। थोड़ी देर के बाद डीएसपी के फैमिली मेंबर्स डीएसपी की लाश को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। उस मरे हुए डीएसपी के एक बहन मल्लिका और 2 भाई होते हैं। अपने भाई की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। डीआईजी कहने लगता है कि डीएसपी को मारने वाली एक लड़की है। उसके बाद पुलिस वाले इस केस की इंक्वायरी करना स्टार्ट करने लगते हैं। गांव के हर एक औरत के फिंगरप्रिंट्स हासिल करते हैं और इसी तरह कुछ लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते और इसी तरह कोई भी आई विटनेस भी नहीं होता। दूसरी तरफ दिव्या यही बात अपने भाई सतीश को बताने लगती है कि एक पुराना लेडी का स्केलेटन मिला और इसका फेस मुझसे मैच कर रहा है। अब मैं गांव जाकर कुछ बूढ़े आदमियों से ये पता करूंगी कि वो औरत कौन थी। दूसरे दिन जब राजा अपने ऑफिस में अकेला बैठा होता है तो दिव्या राजा के पास आती है, मतलब इसकी मदद लेने के लिए। अब राजा तो पहले से ही दिव्या को देखकर बहुत डरते रहता है। दिव्या की नजर में न आए वो पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन यहाँ से जाते जाते दिव्या अपना वाटर बॉटल वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब यही मौके का फायदा उठाकर राजा इस वाटर बॉटल को फोरेंसिक लैब भेज देता है। वहाँ के फोरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट करने के बाद पुलिस वाले को ये बात बताने लगते हैं कि उस भाला पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए वो उस बॉटल के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। यह सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है, क्या इसका मतलब दिव्या ने ही डीएसपी को मारा? लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिस दिन वो डीएसपी मरा था उस दिन दिव्या दूसरे काम से दूसरे शहर गई थी। टूल गेट पर सीसीटीवी फुटेज भी है। इस तरफ दिव्या गांव में जाकर स्पेशली बूढ़े लोगों से अपने चेहरे वाली औरत के बारे में पूछताछ करती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिव्या को ऐसी कुछ कहानी सुनने को नहीं मिलती। एट द सेम टाइम राजा पुलिस स्टेशन आकर दिव्या को कॉल करके यहाँ पर बुलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद उस मरा हुआ डीएसपी का छोटा भाई यहाँ पर आता है। इंस्पेक्टर से पूछने लगता है कि मेरे भाई के मर्डर को आपने पकड़ा या नहीं। इसी दरमियान में दिव्या भी यहाँ पर आती है और ऐसे बिहेव करने लगती है कि डीएसपी को इसने मारा ही नहीं, मतलब डीएसपी की मौत की खबर इसको कल ही मिली और वहीं पर वो मर्डर वेपन मतलब भाला होता है। कहने लगती है कि मैंने इस भाले को म्यूजियम में देखा था। खैर दिव्या वहाँ से जाने के बाद डीएसपी का वो छोटा भाई दिव्या को फॉलो करते हुए इसके घर तक पहुँच जाता है, मतलब दिव्या पर लाइन मारने के लिए।
बहाना बनाने लगता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी की टायर पंचर हो गई। इसी बातों ही बातों में दिव्या को इम्प्रेस करने के लिए ये बंदा म्यूजियम के बारे में पूछने लगता है। क्या इस गांव में कहीं पर म्यूजियम है? मुझे म्यूजियम देखना बहुत पसंद है। अब यहाँ पर राजा भी दिव्या को लाइक करते रहता है, जिसकी वजह से राजा उस बंदे को फॉलो करते हुए दिव्या के घर तक पहुँच जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद दिव्या टिप टॉप से रेडी होकर, जैसा उस रात रेडी हुई थी उसी तरीके से रेडी होकर घर के बाहर आती है। बाद में दिव्या और डीएसपी का भाई मिलकर म्यूजियम जाते हैं। अब राजा इस चीज की सबूत इकट्ठा करने के लिए इन दोनों को फॉलो करते हुए ये भी म्यूजियम पहुंच जाता है। लेकिन जब तक राजा वहां पर पहुंचता, दिव्या उस बंदे को बहुत मार पीट रही होती है। राजा फटाफट से अपना फोन लेकर इस चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैमरे में दिव्या कैद ही नहीं होती, मतलब नजर ही नहीं आती। इसी दरमियान में वो डीएसपी का भाई राजा को देख लेता है, इससे मदद मांगने लगता है, लेकिन राजा तो पुराना वाला ही स्टेप डालते रहता है दिव्या से डरकर। उसके बाद दिव्या इस बंदे को बहुत मार पीट कर उस आयरन बॉक्स के अंदर डालकर दरवाजा बंद कर देती है, जिसकी वजह से इस बंदे की मौत हो जाती है। इसको मारने के बाद दोबारा तालियां बजाने लगती है। राजा से भी कहती है कि तुम भी तालियां बजाओ। खैर दूसरे सीन में पुलिस वाले इस क्राइम स्पॉट पर आकर शॉक में रह जाते हैं। डीआईजी को देखकर म्यूजियम वाला कहने लगता है कि किसी एक का काम नहीं हो सकता, क्योंकि इस आयरन बॉक्स को एक बंदे से हिलाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ मल्लिका और उसका भाई बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपने दोनों भाइयों को खो दिया। तभी यहाँ पर मरे हुए बंदे का दोस्त आता है। मल्लिका से कहने लगता है, दीदी अरविंद मरने से पहले मुझे कॉल किया था, किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, किसी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की। मुझे लगता है अरविंद मरने की वजह वही लड़की हो सकती है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर दिव्या को पुलिस स्टेशन बुलाकर इसके फिंगरप्रिंट्स हासिल करने लगता है, क्राइम सीन से मैच करवाने के लिए। यह होने के बाद डीआईजी दिव्या को अपने कैबिन में बुलाकर यही बात कहने लगता है कि क्राइम स्पॉट पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए। डीएसपी और उसके भाई को क्यों मारा? अगर तुम खुद कन्फेस कर लोगी तो अच्छा होगा। दिव्या यही कहने लगती है, अरे सर मैं क्यों उन दोनों को मारूंगी। इसी पूछताछ के दौरान यहाँ पर मल्लिका और उसका भाई आते हैं, और उसी तरह राजा एक फॉरेंसिक बंदे को भी ले आता है। सो वो फॉरेंसिक वाला बंदा कहने लगता है कि उस गड्ढे में जो स्केलेटन मिला वो तकरीबन 120 साल पुराना है, और शॉकिंग बात यह है कि उस लड़की की एनाटॉमी दिव्या की एनाटॉमी से मैच करती है। राजा कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि आत्मा ही भूत के रूप में आकर उन दोनों को मार दिया होगा। वो पुलिस वाला इस राजा को बहुत डांटने लगता है, अगर उन दोनों को भूत ने मारा तो फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? फिजूल की बातें मत करो तुम। खैर वापस घर आने के बाद दिव्या अपने भाई से ये कहने लगती है कि भाई क्या तुम मुझ पर नजर रख सकते हो? क्या मैं रात के टाइम नॉर्मल से रहती हूँ या कुछ और में बदलती हूँ? प्लीज ये चीज ऑब्जर्व करके मुझे बताना। सो रात होने के बाद दिव्या उसी तरह से रेडी शेडी होकर अपने भाई के कमरे में आती है। इसका भाई शॉक में रह जाता है कि तुम तो तुम्हारे कमरे में थी ना, यहाँ पर कैसे आई? लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सतीश के पास इसकी असली बहन दिव्या आती है। दूसरी दिव्या को देखकर खुद दिव्या और उसका भाई शॉक में रह जाते हैं। दिव्या कहने लगती है कि अब मुझे पता चल गया कि तुमने ही उन दोनों की हत्या की, अब मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हो? दूसरी दिव्या कहने लगती है कि ये तुम्हारा भाई कहलाने के लायक नहीं है, अब इसकी मौत अपनी आंखों से देखो। ऐसा कहते हुए दिव्या की आंखों के सामने ही सतीश को बहुत मारने पीटने लगती है। सतीश को बेहोश करने के बाद वो दूसरी दिव्या ये दिव्या से कहने लगती है कि मेरे साथ आओ, मेरी कहानी जानो। ऐसा कहते हुए दिव्या को दोबारा वही म्यूजियम के पास ले जाती है। उस म्यूजियम के मिरर के सामने बैठकर दिव्या को अपनी कहानी दिखाने लगती है। दिव्या से कहने लगती है कि मेरा नाम दमयंती है, मेरे ससुर जी का नाम था वेंकटापति, यहाँ के बहुत बड़े जमींदार और राजा। मेरे पति का नाम था वीर गजपति और इस राज्य के होने वाले राजा थे। वेंकटापति के पास रामलिंगम नाम का एक बंदा काम किया करता था। रामलिंगम की एक बहन, 3 भाई थे। एक दिन रामलिंगम वेंकटापति को अपने घर ले आया एक छोटी सी दावत देने के लिए। वेंकटापति रामलिंगम की बहन को देखकर फिदा हो जाता है। अक्सर वो जमींदार रामलिंगम के घर आने लगता है। वन फाइन डे जमींदार वेंकटापति रामलिंगम की बहन से शादी कर लेता है और इसकी ये तीसरी बीवी होती है। लेकिन शादी होने के बाद रामलिंगम की बहन को जो पोजीशन, जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही होती। अपनी बहन की हालत को देखकर लिंगम बहुत अफसोस करने लगा कि इसकी बहन को रानी की पोजीशन नहीं मिल रही, एक सर्वेंट की तरह ही काम कर रही है। खैर एक दिन वेंकटापति लिंगम से ये कहने लगता है कि कुछ दिनों बाद एक कंपटीशन की तैयारी करो और उस कंपटीशन में मेरा बेटा तुम्हारे तीनों भाइयों के साथ लड़ेगा। मेरे बेटे की वीरता को देखकर बहुत दिन हो गए। पहले तो लिंगम इस बात से मना करने लगता है, लेकिन अब राजा का आदेश है, अमल तो करना ही पड़ेगा। सो इस तरह से फाइनली कंपटीशन का दिन आ ही जाता है।
दमयंती का पति वीर गजपति लिंगम के तीनों भाइयों से लड़ने लगता है। अपने पति की वीरता को देखकर दमयंती बहुत तालियां बजाने लगती है, बहुत खुश होने लगती है और इसी तरह उस कंपटीशन में वीर गजपति जीत भी जाता है। रात होने के बाद ये तीनों भाइयां अपने घर में बैठकर बहुत रोते रहते हैं। अपनी बहन से कहने लगते हैं कि वो दमयंती हमारी हार को देखकर हमारा मजाक उड़ा रही थी, तालियां बजा रही थी। तभी लिंगम ये भी कहने लगता है कि कल ही वीर गजपति राजा बनने वाले हैं। अगर वो राजा बनेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरी बहन, तुम हमेशा की तरह एक सर्वेंट की बहन बनकर रह जाओगी। हमें जल्द से जल्द एक कदम उठाना होगा और मैंने सब कुछ सोच लिया, मैं मेरी बहन को अन्याय नहीं होने दूंगा। इस तरह से उसी रात मौका देखकर ये सारे लोग मिलकर राजा को मार देते हैं। और उसी तरह जब दमयंती और वीर गजपति रोमांस कर रहे होते हैं, इन दोनों को भी किडनैप करके किसी काल कोठरी में बांध देते हैं। बेचारे वीर गजपति को ये बात पता चलती है कि रामलिंगम ने इसके सारे खानदान को मार दिया। दमयंती इन लोगों से कहने लगती है कि उस दिन मैं तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही थी, मेरे पति को एंकरेज कर रही थी, आप लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते। वीर गजपति की आंखें जला देते हैं, अंधा बना देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद इनके राज्य को एक फॉरेन बंदा आता है। लिंगम की बहन इस फॉरेन बंदे को आज एक तोहफे की तरह दमयंती को देती है, उसके साथ एंजॉय करने के लिए कहती है। तो वो फॉरेन बंदा उसी तरह से दमयंती का बलात्कार कर देता है। एक दिन जब महल में कोई भी नहीं होता, इनका एक वफादार सेवक इन दोनों को यहाँ से चोरी चुपके ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में लिंगम और उसकी फैमिली उस बैलगाड़ी को रोक लेते हैं और जिस बंदे ने इन दोनों की हेल्प की, लिंगम उस बंदे को मार देता है एक भाला से। उसके बाद इन दोनों को बहुत टॉर्चर करते हुए वीर गजपति को उस मेटल बॉक्स में डालकर मार देते हैं और उसी तरह दमयंती को उसी जंगल के एक दलदल में फेंक देते हैं। बेचारी दमयंती इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन बेरहम वो लोग दमयंती को मार ही देते हैं। प्रेजेंट डे पर दमयंती की आत्मा कहने लगती है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, पिछले जन्म की सजा उन लोगों को मैं इस जन्म में दूंगी। दिव्या कहने लगती है, हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, उन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन वो तो पिछले जन्म में हुआ था ना, इस जन्म में उन लोगों को सजा देकर क्या मिलेगा, और इन लोगों में से मेरा भाई भी है। अगर तुम उन लोगों को मारकर चली जाओगी तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, पुलिस वालों का शक फिलहाल तो मेरे ऊपर ही है। इस तरह से दिव्या दमयंती की आत्मा को समझाने लगती है। दमयंती की आत्मा दिव्या की बात को समझकर उसी प्लेस पर जाती है जहाँ पर ये मर चुकी थी। दमयंती कहने लगती है, जल्द ही तुम इसी जगह पर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, लेकिन उस वक्त तुमको बचाने के लिए मैं नहीं रहूंगी, फिलहाल मैं जा रही हूँ। उसके बाद दिव्या यही सारी बात अपने भाई मल्लिका उसके भाई से भी बताने लगती है। यह सुनने के बाद इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि पिछले जन्म में इन लोगों ने दमयंती के साथ ऐसा किया था। दिव्या कहने लगती है कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वैसा ही तुमको भी ना हो, इसलिए मैंने दमयंती को यहाँ से भेज दिया। अब तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आधी रात को जब ये तीनों लोग सो रहे होते हैं तो इन तीनों को दोबारा दमयंती नजर आने लगती है। सुबह होने के बाद मल्लिका और उसका भाई दिव्या के भाई को अपने पास बुलाते हैं और एक्चुअली कल रात सतीश की भी वही हालत होती है जो मल्लिका की थी, मतलब इसको भी दमयंती नजर आने लगी थी। मल्लिका कहने लगती है, देखो सतीश, मैं तुमको 2 लाख सैलरी दिलवाऊंगी, अच्छा घर बंगला गाड़ी ये सब कुछ दिलवाऊंगी, तुम खुद अपनी बहन को मार दो। देखो अगर दिव्या जिंदा रहेगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा है, दमयंती का टारगेट तुम भी हो। तो ये सुनने के बाद सतीश बिना हिचकिचाए मल्लिका को हाँ कह देता है। उसी रात सतीश किसी जूस में जहर मिलाकर दिव्या को देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका मन नहीं करता। जब सतीश सो रहा होता है तो दमयंती इसका गला पकड़ लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो इसका एक नाइटमेयर होता है। रात भर ये सो ही नहीं पाता। फाइनली बहुत हिम्मत जुटाकर सतीश अपने हाथ में चाकू लेकर दिव्या के कमरे में जाकर इसको मारने लगता है, लेकिन बेड पर दिव्या नहीं होती, वो तो साइड में बैठी होती है। शॉक में रह जाती है कि इसका भाई ही इसको मारने चला। थोड़ी देर पहले जब सतीश दिव्या को ड्रिंक लेकर आ रहा था, उसी वक्त दिव्या अपने भाई को देखकर शक करने लगी। सोच लिया था कि इसका भाई इसको मारने वाला है। खैर उसी वक्त दिव्या मल्लिका उसके भाई को भी अपने घर बुलाती है। इन दोनों का भी यही कहना होता है कि तुम समझ नहीं पाओगी दिव्या, हमारे साथ क्या हो रहा है, जिंदगी टॉर्चर सी लग रही है। दमयंती, हम तीनों को मारने से पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम तुमको मार देंगे, अब तुम तो बच गई तो हम तीनों खुद आत्महत्या कर लेंगे। दिव्या कहने लगती है, ये सब कुछ आप लोगों का वहम है, मैंने कहा ना, मैंने दमयंती को समझा बुझाकर उसे भेज दिया, लेकिन फिर भी आपको डर है तो आप नहीं, मैं खुद मर जाऊंगी।
इस तरह से ये तीनों दिव्या को उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर दमयंती मरी थी। यहाँ आने के बाद दिव्या को दमयंती की बातें याद आती है। कहा था ना उसने, जल्द ही तुम एक परेशानी में फंसने वाली हो। खैर जब दिव्या मरने ही वाली होती है तभी दिव्या के शरीर में दमयंती आती है। दिव्या का ये रूप देखकर ये तीनों दिव्या को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पहले दिव्या अपने भाई और मल्लिका के भाई को मार देती है। बाद में मल्लिका खुद दिव्या से बचने के लिए भाग रही होती है, एक दलदल में फंस जाती है। अब यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली दिव्या के शरीर में दमयंती नहीं होती, दिव्या ने ऐसा एक्ट किया होता है। दिव्या मल्लिका से कहने लगती है कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था कि मैंने दमयंती को भेज दिया। अगर दमयंती मेरे शरीर में होती तो आप तीनों को कब का मार चुकी होती। ये बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आई। फाइनली आप तीनों ने मुझे मारने का प्लान बनाया, इवन मेरा भाई भी। इस तरह से मल्लिका भी उस दलदल में फंसकर मर जाती है। उसके बाद दिव्या राजा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है, लेकिन राजा का ट्रांसफर हो चुका होता है। राजा के प्लेस में दूसरा फॉरेस्ट ऑफिसर आया होता है जो हूबहू वीर गजपति का जैसा दिखता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।